दुनिया भर में बढ़ते तनाव, बड़े राजनीतिक फैसले और सुरक्षा से जुड़े घटनाक्रम, हर मोर्चे पर हलचल तेज है। आप देख रहे हैं हेडलाइन ब्यूरो, जहां मिलती है हर खबर सबसे तेज और सबसे सटीक। तो आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी अहम खबरों पर। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका और ईरान के बीच जारी तनाव एक समझौते के साथ खत्म हो सकता है। ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि अगर ईरान तय शर्तों को मान लेता है तो ऑपरेशन एपिक फ्यूरी समाप्त कर दिया जाएगा। हालांकि उन्होंने चेतावनी भी दी है कि समझौता नहीं होने की स्थिति में बमबारी और तेज हो सकती है। ट्रंप ने ये भी कहा कि अमेरिकी नाकाबंदी हटने पर होर्मुज सभी देशों के लिए खुला रहेगा। इधर ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने बीजिंग में चीन के शीर्ष राजनयिक वांग से मुलाकात की। यह यात्रा अमेरिका और इजराइल के हमलों के बाद चीन की उनकी पहली यात्रा मानी जा रही है। ईरान के विदेश मंत्रालय के अनुसार अरागची ने अमेरिका के साथ हुई वार्ता की जानकारी दी और साफ कहा कि ईरान किसी भी हमलावर कार्यवाही का जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। बलूचिस्तान में मानवाधिकार उल्लंघनों को लेकर पाकिस्तान की सेना पर गंभीर आरोप लगे हैं। मानवाधिकार संगठन पाक के मुताबिक अजमल बलूच और सईद अहमद के गोलियों से छल्ली 100 ग्वादर जिले के पसनी इलाके में मिले हैं। संगठन का दावा है कि दोनों को पहले पाकिस्तानी सुरक्षा बलों और अर्धसैनिक बल के जवानों ने अगवा किया था। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि कई अन्य लोगों को जबरन गायब किया गया। इधर क्वेटा के बालेन मेडिकल कॉलेज के बाहर छात्रों का धरना लगातार 14वें दिन भी जारी है। प्रदर्शनकारी खदीजा बलूच की रिहाई की मांग कर रहे हैं, जिन्हें बलूच यकजहती कमेटी के अनुसार 21 अप्रैल को महिला छात्रावास से सुरक्षा बलों द्वारा अगवा किया गया था। मानवाधिकार संगठनों ने इन घटनाओं की कड़ी निंदा करते हुए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से हस्तक्षेप की मांग की है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम के बीच आज नई दिल्ली में अहम वार्ता हुई, जिसके बाद दोनों देशों ने डिजिटल तकनीक, दुर्लभ मुद्रा तत्व, डिजिटल भुगतान, चिकित्सा उत्पाद, संस्कृति और पर्यटन समेत कई क्षेत्रों में समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों के साथ साथ क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विस्तार से चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि राष्ट्रपति तो लाम की भारत यात्रा दोनों देशों के मजबूत रिश्ते को दर्शाती है। उन्होंने बताया कि भारत वियतनाम की प्राचीन चंपा सभ्यता से जुड़े मंदिरों के जीर्णोद्धार और पांडुलिपियों के डिजिटलीकरण में सहयोग कर रहा है। पीएम मोदी ने ये भी कहा कि नए समझौते से दवाओं, कृषि और डिजिटल भुगतान के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच सहयोग और व्यापार को नई गति मिलेगी। अमेरिका और ईरान के बीच जारी खाड़ी संघर्ष को लेकर बड़ी कूटनीतिक प्रगति सामने आई है। मध्यस्थों के अनुसार दोनों देश एक प्रारंभिक समझौते के करीब पहुंच चुके हैं। सूत्रों के मुताबिक 14 सूत्री समझौता ज्ञापन पर काम चल रहा है, जिसमें ईरान परमाणु संवर्धन रोकने पर सहमत हो सकता है, जबकि अमेरिका प्रतिबंधों में ढील और फ्रीज किए गए अरबों डॉलर के ईरानी फंड जारी करने पर विचार कर रहा है। साथ ही होर्मुज में आवागमन पर लगे प्रतिबंधों में भी राहत मिलने की उम्मीद है। हालांकि कूटनीतिक बातचीत के बीच तनाव पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। पेंटागन का दावा है कि संघर्ष विराम के बाद भी ईरान ने अमेरिकी जहाजों को कई बार निशाना बनाया। वहीं संयुक्त अरब के पास से एक फ्रांसीसी कंटेनर जहाज पर मिसाइल हमला भी हुआ, जिससे चालक दल के कुछ सदस्य घायल हो गए। विशेषज्ञ का कहना है कि क्षेत्र में शांति की कोशिशें जारी है, लेकिन समुद्री सुरक्षा को लेकर खतरा अभी भी बना हुआ है। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव कम करने को लेकर बातचीत आगे बढ़ रही है। क्षेत्रीय सूत्रों के मुताबिक दोनों पक्ष प्रारंभिक समझौते के मसौदों पर चर्चा कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि 14 बिंदुओं वाला यह प्रस्ताव 30 दिनों की वार्ता का रास्ता खोल सकता है, ताकि आगे चलकर एक व्यापक समझौते तक पहुंचा जा सके। ईरान ने कहा कि वह इस प्रस्ताव की समीक्षा कर रहा है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने स्थिति को नियंत्रण में बताया है, लेकिन चेतावनी दी है कि अगर बातचीत विफल होती है तो सैन्य कार्यवाही फिर से शुरू हो सकती है। इसी बीच इजराइल ने बेरूत के दक्षिणी इलाके में हिजबुल्लाह के एक वरिष्ठ कमांडर को निशाना बनाकर हमला करने की पुष्टि की है। युद्ध विराम के बाद लेबनान की राजधानी में इसे पहला बड़ा हमला माना जा रहा है। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका ने दावा किया है कि उसने ओमान की खाड़ी में ईरान झंडे वाले एक तेल टैंकर को रोककर निष्क्रिय कर दिया है। अमेरिकी सेना के अनुसार MT हसना नाम का यह टैंकर समुद्री नाकेबंदी तोड़कर ईरान बंदरगाह की ओर बढ़ रहा था।
सेंटकॉम ने कहा कि कई चेतावनियों के बावजूद जहाज की ओर से कोई जवाब नहीं मिला। इसके बाद अमेरिकी नौसेना के लड़ाकू विमानों ने टैंकर के दिशा नियंत्रण करने वाले हिस्से को निशाना बनाया, जिससे वह आगे बढ़ने में असमर्थ हो गया। अमेरिका का कहना है कि ईरानी बंदरगाहों की नाकेबंदी पूरी तरह लागू है। हालांकि इस घटना पर अब तक ईरान की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन क्षेत्र में बढ़ती सैन्य गतिविधियों के चलते तनाव लगातार बना हुआ है। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच फ्रांस ने अपने विमान वाहक पोत समूह को लाल सागर में तैनात किया है। फ्रांसीसी सेना के अनुसार चार्ल्स डी गॉल विमान वाहक पोत समूह के साथ एक इतावली और एक डच युद्धपोत भी दक्षिणी लाल सागर की ओर बढ़ रहे हैं। माना जा रहा है कि ये कदम होर्मुज में सुरक्षित समुद्री आवागमन सुनिश्चित करने की संभावित अंतर्राष्ट्रीय पहल का हिस्सा है। फ्रांस और ब्रिटेन पिछले कई हफ्तों से एक ऐसे प्रस्ताव पर काम कर रहे हैं जिसका उद्देश्य क्षेत्र में तनाव कम होने के बाद होर्मुज से सुरक्षित आवाजाही बहाल करना है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस पहल में 12 से अधिक देशों ने रुचि दिखाई है। फ्रांस ने अमेरिका और ईरान दोनों से इस प्रस्ताव पर विचार करने की अपील की है, क्योंकि यह जलमार्ग वैश्विक ऊर्जा और व्यापार के लिए बेहद अहम माना जाता है। सरकार ने सोशल मीडिया पर वायरल हो रही एक तस्वीर को फर्जी बताया। तस्वीर में दावा किया गया है कि गृह मंत्री अमित शाह ने घोषणा की है कि 30 सितंबर से पश्चिम बंगाल को शराब मुक्त राज्य बना दिया जाएगा। पत्र सूचना कार्यालय यानी PIB की फैक्ट चेक यूनिट ने साफ किया कि ये तस्वीर पूरी तरह नकली और डिजिटल रूप से एडिट की गई है। PIB ने यह भी कहा कि गृह मंत्री की ओर से ऐसा कोई बयान जारी नहीं किया गया और लोगों से अपील की है कि वे किसी भी जानकारी के लिए केवल आधिकारिक स्रोतों पर ही भरोसा करें। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान आज जयपुर में आयोजित संयुक्त कमांडरों के सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। रक्षा मंत्रालय के अनुसार नए क्षेत्रों में सैन्य क्षमता विषय पर आधारित ये 2 दिवसीय सम्मेलन ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित किया जा रहा है। सम्मेलन में साइबर, अंतरिक्ष और मनोवैज्ञानिक युद्ध जैसे उभरते खतरों और चुनौतियों पर चर्चा होगी। साथ ही भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए आधुनिक और मजबूत सैन्य क्षमता विकसित करने की रणनीति पर विचार किया जाएगा। इस दौरान स्वदेशी तकनीक से विकसित आधुनिक सैन्य प्रणालियों का प्रदर्शन और भविष्य के युद्ध से जुड़े नए सिद्धांत भी जारी किए जाएंगे। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सरकार किसानों और निर्यातकों की सभी समस्याओं के समाधान के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। लखनऊ में फल निर्यातकों और अन्य हितधारकों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि फ्रूट होराइजन 2026 कार्यक्रम का उद्देश्य देश में फलों के उत्पादन, गुणवत्ता सुधार, प्रसंस्करण और निर्यात को बढ़ावा देना है। शिवराज सिंह ने कहा कि यह कार्यक्रम किसानों, वैज्ञानिकों और निर्यातकों को एक साझा मंच पर लाकर फल क्षेत्र को नई दिशा देने का प्रयास है। कार्यक्रम में गुणवत्ता सुधार, निर्यात, मूल्य संवर्धन और जीरो रिजेक्शन जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। सरकार का कहना है कि इस पहल से बागवानी और फल निर्यात क्षेत्रों में नई तकनीक, नवाचार और बाजार के अवसरों को बढ़ावा मिलेगा। देश में ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ मना रहा है। पिछले वर्ष 7 मई को भारत ने पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में आतंकियों के 9 ठिकानों पर हवाई हमले किए थे। यह कार्यवाही 22 अप्रैल को पहलगांव में पर्यटकों पर हुए आतंकवादी हमले के जवाब में की गई थी। अभियान में करीब 100 आतंकवादियों के मारे जाने की खबर सामने आई थी। ऑपरेशन सिंदूर को भारत की सैन्य और रणनीतिक शक्ति का बड़ा प्रदर्शन माना जाता है। इस अभियान का उद्देश्य सीमा पार आतंकी ढांचों को नष्ट करना और आतंकवाद के खिलाफ भारत की मजबूत नीति का संदेश देना था। भारतीय सेना ने केवल आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया और नागरिकों को नुकसान पहुँचाए बिना अभियान को अंजाम दिया था। ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर भारतीय सेना ने एक विशेष वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ भारत की सुनियोजित, सटीक और प्रभावी कार्यवाही को दिखाया गया है। वीडियो में भारतीय सेना की रणनीति, समन्वय और आतंकवाद के खिलाफ मजबूत जवाब को प्रमुखता से दर्शाया गया है। भारतीय सेना ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए देश की दृढ़ प्रतिक्रिया को याद करते हुए संप्रभुता और नागरिकों की सुरक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। सेना ने कहा कि देश की सुरक्षा और आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्यवाही के लिए भारत हमेशा तैयार है। दिल्ली सरकार ने समग्र शिक्षा अभियान और वोकेशनल शिक्षकों के वेतन में बड़ी बढ़ोतरी का फैसला किया है।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि कैबिनेट बैठक में लिए गए इस निर्णय के तहत वेकेशनल शिक्षकों का वेतन 20 से 23,000 रूपए से बढ़ाकर 38,100 रूपए प्रतिमाह कर दिया गया है। वहीं समग्र शिक्षा अभियान के शिक्षकों का वेतन 21,000 रूपए से बढ़ाकर 35,420 रूपए प्रतिमाह किया गया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने ये भी कहा कि यह फैसला सिर्फ आर्थिक लाभ नहीं बल्कि शिक्षकों के समर्पण और मेहनत का सम्मान है। उन्होंने कहा कि अब समग्र शिक्षा अभियान के शिक्षकों को प्राइमरी और अपर प्राइमरी शिक्षकों के समान वेतन मिलेगा, जिससे उनका मनोबल और कार्यक्षमता दोनों बढ़ेंगे। महाराष्ट्र की उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार ने राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन से उपराष्ट्रपति भवन में मुलाकात कर अपना इस्तीफा सौंपा। राज्य सभापति सीपी राधाकृष्णन ने उनका इस्तीफा स्वीकार करते हुए उन्हें राष्ट्र की उप मुख्यमंत्री के रूप में सफल कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं दी। उन्होंने राष्ट्र सेवा में उनके योगदान की सराहना भी की। पश्चिम बंगाल में नवनिर्वाचित भाजपा सरकार का शपथ ग्रहण समारोह 9 मई को कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में आयोजित किया जाएगा। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सामिक भट्टाचार्य के अनुसार रविंद्र जयंती के अवसर पर होने वाले इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा शासित कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों के शामिल होने की संभावना है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सामिक भट्टाचार्य ने बताया कि पार्टी के नवनिर्वाचित विधायक अपने संसदीय दल के नेता का चुनाव करेंगे। उन्होंने कहा कि शपथ ग्रहण समारोह पूरी तरह संवैधानिक प्रक्रिया के तहत आयोजित किया जाएगा। वहीं चुनाव के बाद हिंसा रोकने और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की गई है। डीएमके प्रमुख एमके स्टालिन ने कहा कि उनकी पार्टी तमिलनाडु में नई पार्टी को मिले जनादेश का सम्मान करती है। उन्होंने साफ किया कि डीएमके न तो दोबारा चुनाव चाहती है और न ही किसी तरह का संवैधानिक संकट पैदा करना चाहती है। स्टालिन ने कहा कि उनकी पार्टी नई सरकार के गठन में कोई बाधा नहीं डालेगी। साथ ही उन्होंने उन अटकलों को भी खारिज कर दिया जिनमें कहा जा रहा था कि डीएमके सरकार गठन को लेकर एआईएमडीएमके के साथ बातचीत कर रही है। राहुल गांधी ने भाजपा पर वोट चोरी का आरोप लगाते हुए कहा कि पार्टी का हर छठा सांसद वोट चोर है। उन्होंने दावा किया कि देश में भाजपा के 240 सांसद में से 38 ऐसे हैं जिनकी जीत वोट चोरी की वजह से हुई। कांग्रेस नेता ने हरियाणा सरकार पर भी निशाना साधते हुए कहा कि अगर बीजेपी की भाषा में कहें तो हरियाणा में पूरी सरकार ही घुसपैठियों की है। राहुल गांधी के इस बयान के बाद राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत आतंकवाद और उसे समर्थन देने वाले के खिलाफ अपने संकल्प पर अडिग है। ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि भारतीय सशस्त्र बलों ने इस अभियान के दौरान अद्वितीय साहस, सटीकता और दृढ़ संकल्प का प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि सुरक्षा बलों ने पहलगाम हमले के जिम्मेदार आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर भारत की मजबूत राष्ट्रीय सुरक्षा नीति और आतंकवाद के खिलाफ उसकी स्पष्ट रणनीति को दर्शाता है। उन्होंने ये भी कहा कि इस अभियान ने सशस्त्र बलों के बेहतर समन्वय और रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत की बढ़ती ताकत को दुनिया के सामने रखा। पीएम मोदी और कई केंद्रीय मंत्रियों ने ऑपरेशन सिंदूर की पहली बरसी पर डीपी बदली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई केंद्रीय मंत्रियों ने ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर अपने सोशल मीडिया अकाउंट की डीपी बदल दी है। इनमें अमित शाह, जेपी नड्डा, पीयूष गोयल और हरदीप सिंह पुरी समेत कई नेता शामिल हैं। नेताओं ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत की मजबूत सुरक्षा नीति और आतंकवाद के खिलाफ सख्त रुख का प्रतीक बताया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर की वर्षगांठ पर भारतीय सशस्त्र बलों के शौर्य और बलिदान को नमन किया। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि देश की सेनाओं का साहस, समर्पण और प्रतिबद्धता लगातार राष्ट्र की सुरक्षा सुनिश्चित कर रही है। राजनाथ सिंह ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तीनों सेनाओं ने बेहतरीन तालमेल, सटीक रणनीति और समन्वय का उत्कृष्ट उदाहरण पेश किया। उन्होंने इसे राष्ट्रीय संकल्प और आत्मनिर्भर भारत की बढ़ती सैन्य ताकत का प्रतीक बताते हुए कहा कि भारतीय सशस्त्र बल हर चुनौती का निर्णायक जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है।
समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने पश्चिम बंगाल की मतगणना प्रक्रिया को लेकर सवाल उठाए हैं। उन्होंने मांग की है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले का तत्काल संज्ञान ले और मतगणना केंद्रों की सीसीटीवी फुटेज पूरे देश के सामने लाइव उपलब्ध कराई जाए। अखिलेश यादव ने कहा कि चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता और जनता का भरोसा बनाए रखना बेहद जरूरी है। उनके इस बयान के बाद राजनीतिक हलकों में नई बहस शुरू हो गई है। दिल्ली में कांग्रेस नेता राहुल गांधी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वह कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के जूते ठीक करते नजर आ रहे हैं। इस वीडियो को कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने सोशल मीडिया पर साझा किया। वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर इसे लेकर अलग अलग प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। कांग्रेस समर्थक इसे सम्मान और सादगी का प्रतीक बता रहे हैं, जबकि विपक्ष दलों की ओर से भी इस पर टिप्पणियां की जा रही है। मध्य प्रदेश के जबलपुर स्थित बरगी डैम क्रूज हादसे का एक और दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया है। वीडियो में तेज हवाएं और ऊंची लहरों के बीच पर्यटक पानी में तैरते हुए अपनी जान बचाने की कोशिश करते दिखाई दे रहे हैं। हादसे के दौरान मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। वीडियो में बचाव कार्य के लिए पहुंचा मिनी क्रूज भी नजर आ रहा है, जो पानी में फंसे लोगों को सुरक्षित निकालने का प्रयास कर रहा है। प्रशासन की ओर से राहत और बचाव अभियान जारी है तथा हादसे के कारणों की जांच की जा रही है। दिल्ली के भैरव मार्ग अंडरपास 5 का काम फरवरी 2027 तक पूरा हो सकता है। पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा ने बताया कि परियोजना की रफ्तार पिछले कुछ महीनों में धीमी पड़ी थी, लेकिन अब काम में तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। मंत्री के अनुसार अंडरपास परियोजना का करीब 60% निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। उन्होंने कहा कि 2023 में यमुना नदी में आई बाढ़ के कारण कुछ समय के लिए काम रोकना पड़ा था। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में यमुना नदी में श्रद्धालुओं से भरी नाव पलटने से बड़ा हादसा हो गया। हादसे में एक महिला और एक बच्चे का शव बरामद किया गया, जबकि 4 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। जानकारी के अनुसार नाव में करीब 9 लोग सवार थे। अब तक 3 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया है। प्रशासन और राहत दल मौके पर मौजूद है तथा लापता लोगों की तलाश के लिए लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। अटलांटिक महासागर में पाए गए एक वायरस को लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने कहा कि अब तक इसके इंसान से इंसान में फैलने की कोई ठोस प्रमाण नहीं मिले हैं। हालांकि कुछ मामलों में संक्रमित पक्षियों और सी लॉयन जैसी समुद्री जीवों के संपर्क से संक्रमण की आशंका जताई गई है। WHO ने स्पष्ट किया है कि फिलहाल आम लोगों के लिए खतरा कम माना जा रहा है, लेकिन वायरस पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। विशेषज्ञों ने लोगों से सतर्क रहने और संक्रमित जीवों के संपर्क से बचने की सलाह दी है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में एक 6 वर्षीय छात्र का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में बच्चा इलाके की खराब सड़क दिखाते हुए जिला प्रशासन से मदद की गुहार लगातार नजर आ रहा है। वह कहता है कि डीएम अंकल सड़क बनवा दीजिए। वीडियो सामने आने के बाद डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल ने मामले का संज्ञान लिया। इसके बाद डीएम अर्जुन कुमार सिंह छात्र से मिलने पहुंचे और संबंधित अधिकारियों को सड़क की मरम्मत जल्द कराने के निर्देश दिए। उत्तर प्रदेश के हासरत में 5,000 रुपए की शर्त जीतने के लिए एक युवक के नंग होकर गांव में दौड़ने का मामला सामने आया है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने युवक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। बताया जा रहा है कि युवक ने महिलाओं के सामने भी दौड़ लगाई, जिस पर लोगों ने आपत्ति जताई। रिपोर्ट्स के मुताबिक गाँव के कुछ लोगों ने युवक को इस हरकत के लिए उकसाया था। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। पंजाब में पिछले 10 दिनों के भीतर हुए 3 धमाकों के बाद राज्य की कानून व्यवस्था और पुलिस की कार्यक्षमता पर सवाल उठने लगे हैं। सबसे ताजा घटना अमृतसर में हुई, जहां एक मंदिर को निशाना बनाया गया। इससे पहले जालंधर और गुरदासपुर में भी विस्फोट की घटनाएं सामने आ चुकी हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इन घटनाओं ने पुलिस की सक्रियता और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चिंता बढ़ा दी। सुरक्षा एजेंसियां मामले की जाँच में जुटी हैं और संवेदनशील इलाकों में सतर्कता बढ़ा दी गयी है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी NIA ने ISI से जुड़े एक कथित जैविक हमले की साजिश का खुलासा किया है। एजेंसी ने इस मामले में 3 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। NIA के अनुसार आरोपियों पर राइसिन जैसे जहरीले पदार्थ का इस्तेमाल कर सामूहिक जहर फैलाने की साजिश रचने का आरोप है। एजेंसी का कहना है कि समय रहते इस साजिश का पर्दाफाश कर दिया गया, जिससे एक बड़े खतरे को टाल दिया गया।